हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। और हम यूपीएसआई हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम की सीरीज चल रही है, जिसका आज चौथा भाग है। वर्णमाला चैप्टर चल रहा है, उसका आज चौथा भाग है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज चलते हैं चौथे भाग की तरफ। और इसमें जो प्रश्न लिए हैं वो वर्णमाला के हैं, और आप लोग पहले 5-6 मिनट आप लोग समझिएगा, उसके बाद सारे उत्तर आप लोग देते जाएंगे आसानी से। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान कल आप लोगों को बताया था कि का से लेकर के पा वर्ग तक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो पहले में था आ और आहा और हा। तो पहला था वर्ग का वर्ग, जिसको हम कंठ बोलते हैं, और दूसरा था चा वर्ग, जिसको हम तालु बोलते हैं। इससे तालु के हम लोग वर्ण उच्चारण करते हैं तालु से। तो इसमें था ई, या और सा। तो इसमें ई दिख रहा है, ये ई जो है तालब में आया है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ई का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? ई का उच्चारण स्थान तालब हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाक और मुंह से बोले जाने वाले सास्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो नाक और मुंह से बोले जाने वाले वर्ण, जो कि हम जिन वर्णों को बोलने में हम अपनी नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे वर्ण हो जाएंगे अनुनासिक। जैसे बोलेंगे आप न, तो नाक और मुंह दोनों का यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से ये अनुनासिक हो जाएगा। और निर्नासिक तो आपको बता दिया था पिछली कक्षा में कि निर्नासिक भी होते जो केवल मुंह से बोले जाते हैं। ठीक है, और अनुस्वार कौन सा होता है? अनुस्वार अंग को कहते हैं, और आहा को विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। ठीक, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसके उच्चारण में कंठ की सहायता ली जाती है? तो अभी हमने अब मैंने बोला था कि 5 मिनट बैठो, पहले समझो, उसके बाद सारे प्रश्न के उत्तर देते जाओगे अपने आप। तो चलो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। तो ये पूछ रहा है कि इसके उच्चारण में कंठ की सहायता ली जाती है। तो कंठ बोले जाते हैं यहाँ से जोर लगता है कंठ से। तो कंठ बोले जाते हैं आ, का वर्ग था कंठ में, आ वर्ग, का वर्ग था, और आ था, और आह था, और विसर्ग था, और हा भी था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो कंठ वर्ग है उसमें हा जो है कंठ से बोला जाता है। हा बोल के देखिए, हा यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो कंठ की सहायता ली जाती है इसके उच्चारण में। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जा और झा का उच्चारण स्थान क्या है? तो जा, पहले तो देखो जा किस वर्ग में आते हैं? का वर्ग में आते हैं, चा वर्ग में आते हैं, टा वर्ग में आते हैं, पा वर्ग में आते हैं, कि ता वर्ग में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं? सबसे पहले ये देखो। तो जा और झा यानी कि च, छ, ज, झ, तो ये पहले से दूसरे में, जो कि है तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण इसको कहा जाता है। तो इनको तालव्य हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चा, झा, कंठ, तालव्य, ये उच्चारण स्थल इनका क्या है? तालव्य।
तालु से बोले जाते हैं। ठीक, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। मूर्धन्य, या फिर इनको मूर्धा भी बोल सकते हैं। मूर्धन्य अंदर अंदर मुख के अंदर बोली जाती हैं। यहाँ मूर्धा से, ये छत से ऊपर से, तो मूर्धा से बोली जाती हैं। तो पहला था कंठ, फिर तालव, फिर मूर्धा। क च ट, तो टा वर्ग देख लो, इसमें टा वर्ग के कौन से अक्षर बने हैं, तो हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे टा वर्ग से कौन से अक्षर बने इसमें। तो टा वर्ग से एक ऑप्शन सी दिख रहा है हमको, ट और ठ, ये बोले जाते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ, इन्हीं को कहते हैं। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं, यानी कि ओंठ के द्वारा बोले जाने वर्ण, इनकी बिना ओंठ की सहायता से इन वर्णों को आप कभी नहीं बोल पाएंगे। तो ओंठ वर्ड कौन कौन से होते हैं, पहले देखो कंठ वर्ग था, और उसके बाद था तालव्य, तीसरा था मूर्धन्य, और चौथा कौन सा था, दंत, फिर उसके बाद पांचवा ओष्ठ। पांचवा ओष्ठ था तो उसमें प फ ब भ, बिना ओठ की सहायता से आप बोल के देखिए, अ प, बिना ओठ की सहायता से, बिना दोनों होठ को मिलाए आप लोग इनका उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, असंभव है बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, प फ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से तालव्य वर्ण कौन सा है। अभी आपको बता के हैं तालव्य वर्ण कौन सा है, दूसरा ही वर्ग है, चा वर्ग। चा वर्ग होता है, तो इसमें से आप देखो कौन सा वर्ग है, चा वर्ग। देखो चा वर्ग, चा वर्ग भी है। तालव्य वर्ण कौन सा होता है, चा, चा छ झ झ और ई य स। तो इसमें देखो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि चा तालव्य तो कंठ तालव्य तो दूसरा वर्ग है ना, तो दूसरा वर्ग है, तो इसमें चा भी आएगा, और ई या सा में से सा भी है, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ तो अभी पढ़ा नहीं, जो कंठ तालव्य और मूर्धन्य दंत ओष्ठ में था। तो चलो आओ बताते हैं तुमको। तो अ का उच्चारण स्थान कौन सा है, देखो सबसे पहले था कंठ। कंठ में कौन कौन से थे, का वर्ग था पूरा, ठीक है। उसके बाद था आ, आहा, इसको विसर्ग भी कहते हैं, और हा, ये थे, ठीक। अब उसके बाद था चा वर्ग। चा वर्ग में चा वर्ग पूरा था, उसके बाद छोटी बड़ी या और सा। तो अब देखो इसमें से आ उठा लिया, और इसमें से ई उठा लिया, ठीक। तो ये देखो बनते कैसे हैं, पहले इसको देखेंगे। आ और ई के योग से ए बनता है, ठीक। अब इसी को आ और इसी को यहाँ लिख देंगे ए को, तो ए हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों ए और ए, ये आ था कंठ में, ठीक, और ई था किसमें, तालव्य में। तो कंठ और तालव्य मिलकर ये दोनों ए और ए बना रहे हैं, ठीक है। तो ए का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा दोनों को मिलके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे ज़्यादा बच्चे इसी प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं क्या है क्या नहीं। तो चलो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न पूछे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग वर्ण लगाइएगा, वर्ण या ध्वनि, दोनों। ये एक ही बात है, वर्ण या ध्वनि। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये दोनों हो गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊँट की आकृति के आधार पर निम्न में कौन सा व्रतमुखी है? कल मैंने आपको बताया था कि अव्रतमुखी कौन है और व्रतमुखी कौन है। अगर पिछली क्लास आपने देखी अच्छे से तो आपको ये समझ में आएगा, आप लोग इसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। हाँ, देखते ही उत्तर लगा देंगे। तो ऊँट की आकृति के आधार पर निम्न में कौन सा व्रतमुखी है? व्रतमुखी मतलब जिनका उच्चारण करते समय मुंह गोलाकार हो। तो देखो, पढ़ो आ, इसमें हो नहीं रहा है, और या फिर जो आपको लग रहे हैं कि व्रतमुखी, ई तो व्रतमुखी है ये नहीं। तो ऊ देखो, ऊ में सर्कल बन रहा है, ओम, तो ऊ हो जाएगा, और ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ, और ओ और औ, ये 4 व्रतमुखी हो जाएंगे। ऊ, ऊ, ओ और औ, ये 4 हो जाएंगे व्रतमुखी। बाकी स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। तो 4 अगर स्वरीय हो गए व्रतमुखी, तो अव्रतमुखी जितने होंगे बाकी सारे 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ओ में से देखो कौन सा है, तो हमको ओ दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। तो आज 10 प्रश्नों की ये सीरीज़ थी, और आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और कोई सुधार हो तो आप लोग अपनी राय भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहेंगे आप, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। आप जब एक बार पढ़ के जाएंगे तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने पढ़े थे क्वेश्चन वो हूबहू आ रहे हैं इसमें से। एक भी प्रश्न कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारे प्रश्न यहीं से हो जाएंगे। आप केवल देखते जाओ, कुछ भी कर रहे हो बस कुछ नहीं देखना है। जब आप लोग पढ़ चुके हो तो उसमें घबराने की क्या बात है, केवल बस ये ऐसा समझ लो कि रिवीजन चल रहा है, सबसे बड़े हैं। इसको धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, ये दवाई है ये, इसको धीरे डेली आप लोग पढ़ते रहिए, और आपके जहन में बैठ जाएगा, पूरा सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।